नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ जर्मनी। यूरोप में जर्मनी का उदय कैसे हुआ है। एक्चुअली दोस्तों देखा जाए तो जर्मनी नाम का राष्ट्र हुआ नहीं करता था 1871 से पहले। 1871 के पहले कुल 39 राज्य ऐसे थे जिनके अलग अलग शासक हुआ करते थे और वो सभी जर्मन भाषी थे, और वही सब मिलकर एक यूनियन बनाते हैं जिसको कि प्रसा नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके उस समय के चांसलर थे बिस्मार्क, और उस समय वहाँ के जो शासक थे विलियम प्रथम। इन लोगों ने मिलकर इसको यूनिफिकेशन किया और जर्मनी नाम का राष्ट्र का निर्माण किया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। दोस्तों ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं बिस्मार्क, और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं नेपोलियन तृतीय, जो कि उस समय फ्रांस के शासक हुआ करते थे, और बिस्मार्क जो कि उस समय प्रसा के चांसलर हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या घटनाएं प्रमुख थी, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे जाके। यहाँ पे एक संक्षिप्त ये दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो था वो था डेनमार्क से युद्ध, जो कि 1864 ईस्वी में हुआ था, और फिर गेस्टीन का समझौता, बिस्मार्क का उदय, जर्मन राजसंघ की स्थापना, और स्पेन की गद्दी का मामला। फिर आता है सेडान युद्ध, जिसमें एल्सास लॉरेन नाम का जो प्रदेश था उसको फ्रांस हार जाता है जर्मनी या कहिए प्रसा को हार जाता है। उसके बाद ही जर्मन साम्राज्य का गठन होता है। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके डिटेल क्या क्या थे। दोस्तों मध्य यूरोप में उस समय कुछ स्वतंत्र राज्य थे, जैसे प्रसा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक जर्मन साम्राज्य की स्थापना की जाती है, और इसी ऐतिहासिक घटना को जर्मनी का एकीकरण भी कहा जाता है। इसके पहले यह भूभाग 39 राज्यों में बटा हुआ था, जिसके अलग अलग शासक हुआ करते थे। और जब यह जर्मन साम्राज्य का एक एकीकरण किया गया तो इसका जो एक तरह से इस शुरुआत में प्रमुख के रूप में माना गया, तो वो ऑस्ट्रिया जो साम्राज्य था वह इसका प्रमुख माना गया था, और इसी का राजनीतिक महत्व और प्रभाव अधिक रहता था। बाद में फिर प्रसा जो है वो ऑस्ट्रिया को एक तरह से उसके प्रभाव को खत्म करके स्वयं जर्मनी का एक तरह से अपने आप को लीडर डिक्लेयर करता है। अब इसके बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो एक प्रमुख कारण था, जिसके कारण पूरे यूरोप में एक तरह से जो वहाँ पे जनता थी उसके बीच में आपस में इकट्ठा होना। आपस में कैसे इकट्ठा होना, वो एक भाषा के आधार पर एक राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान हो गई थी। जैसे जो लोग फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो एक संगठित फ्रांस, और जो जर्मन बोलने वाले लोग थे वो एक संगठित जर्मनी का निर्माण, और जो लोग थे वो डेनमार्क का निर्माण। इसी तरह से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक अपना उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना उद्वेलित हो रही थी, और वो सब फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके चलते नेपोलियन जो वहाँ उस समय फ्रांस के शासक थे उन्होंने राइन संघ नाम का एक संघ बनाया, जिसमें जर्मन राज्यों को एक साथ ले आए, और उसी समय जर्मन जो जनता थी उसको एक साथ संगठित होकर रहने की एक उसके अंदर एहसास डेवलप हुआ। और फिर जर्मन राज्यों ने वियना कांग्रेस, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, आज की ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो वहाँ वियना कांग्रेस के समक्ष उन्होंने एक सूत्र में संगठित होकर एक राष्ट्र का निर्माण करने की पेशकश की। तो वियना कांग्रेस द्वारा जर्मन राज्यों की जो नवीन व्यवस्था बनाएगी उसमें उसके अनुसार जो यह एक संघ बना था वो बहुत ही ढीला ढाला टाइप का एक संघ बना, और जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बनाया गया। ये सब एक संगठन तो बनाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा रिजिड नहीं था, ये बहुत ढीला ढाला टाइप का था, बस चल रहा था। और इन राज्यों के लिए जो इनकी एक संघीय सभा का गठन किया गया, जिसका अधिवेशन जो है वो जर्मनी के जो फ्रैंकफर्ट जगह है वहाँ पर हुआ करता था। और इसके जो सदस्य चुने गए वो कोई ऐसा नहीं था कि संवैधानिक तरीके से जनता द्वारा चुने नहीं गए थे। ये जो उस समय जर्मन राज्य थे उनके जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा मनोनीत सदस्य इसके जो संघीय सभा का गठन हुआ था उसमें भेजे गए थे, और सभी 39 राज्यों में से सबके अपने अपने जो सदस्य थे, मनोनीत सदस्य, उनको यहाँ पे प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा गया था। दोस्तों उस समय जो जर्मनी में अलग अलग जो राज्य थे, एक्चुअली उनके बीच में क्या हुआ था कि जो टैक्स था, चुंगी कर, सीमा शुल्क जो थी, वो अलग अलग नियम बने हुए थे, और
जो कि वहाँ उस समय व्यापार के लिए काफ़ी अड़चने क्रिएट कर रहे थे। तो जो जर्मन संघ बनाया गया, तो जर्मन राज्यों ने मिलकर एक मतलब सीमा शुल्क, एक फिक्स एक नियम बनाया कि हर एक राज्य में जो चुंगी कर होगा वो एक होगा। जैसे भारत में आज जीएसटी है, उसी तरह से एक तरह से ये मान के चलिए कि जर्मनी में उस समय का जीएसटी निर्माण किया गया कि बस एक टाइप का सीमा शुल्क होगा और वो सभी राज्यों पर लागू होगा। और जिसके चलते क्या हुआ कि जर्मनी में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और दूसरी चीज़ जो व्यापारिक व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही सुदृढ़ हो गई और जर्मनी में व्यापार काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने लगा। और वहाँ पर इसके चलते जर्मन जो जनता थी उसके अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भी भावना उसी समय उफान करने लगी, क्योंकि उनको लगने लगा कि हम अब एक ही नियम, एक ही चुंगी करके इसमें है और एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना तेजी से बढ़ने लगी। जर्मनी के एकीकरण में मेन जो एक तरह से कारण बना वो फ्रांस की क्रांतियों का प्रभाव था, जिसके कारण जनता एक राज्य, एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उद्वेलित हो चुकी थी। और इसका कारण था कि 1830 और 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका बहुत प्रभाव पड़ा था यहाँ जर्मनी बोलने वाले जो लोग थे उनके अंदर। और उसी समय इटली में भी एक तरह से राष्ट्रीय एकता की भावना खूब पनप रही थी। और जो वहाँ इटली के एकीकरण का कार्य जो पीडमांट के राजा थे उनके नेतृत्व में हो रहा था। और इसी को देखकर जर्मन जो जनता थी उसमें भी एक देशभक्ति और इस तरह से उनके अंदर एक भावनाएं बढ़नी शुरू हुई कि हम प्रसा के नेतृत्व में एक जर्मनी का निर्माण करेंगे और जर्मनी का एकीकरण करके एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और उसी समय प्रसा के जो शासक थे विलियम प्रथम तथा वहाँ के जो चांसलर थे बिस्मार्क, वो ये चीज़ करना चाहते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व जो है वो कम कर दिया जाए और प्रसा का प्रभुत्व इसमें ज़्यादा रहे। तो उनके सामने दो ही समस्याएं थी कि ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से छुटकारा पाना और जर्मन राज्यों को प्रसा के नेतृत्व में संगठित करना। फिर आता है बिस्मार्क का उदय। तो प्रसा के जो चांसलर थे जिनका नाम था ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क, उनका जन्म 1815 में ब्रेडनबर्ग नाम के कुलीन परिवार में हुआ था। और उनकी जो शिक्षा हुई थी वो आज के जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ पे उनकी शिक्षा हुई थी। और 1847 में ही वो प्रसा की प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुन लिए गए थे। दोस्तों बिस्मार्क उस समय एक तरह से बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट्स था वो आदमी। वो रूस और फ्रांस दोनों जगह में, और जर्मनी या कह लीजिए उस समय तो प्रसा ही था, तो प्रसा के राजदूत के रूप में कार्य किया था। और जिसके चलते उसको बहुत सारे अनुभव हो गए थे और यूरोप की जो राजनीति थी उसको वो बहुत अच्छी तरह से समझता था और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। और लेकिन वो ऐसा था कि उसको संसदीय व्यवस्था और डेमोक्रेसी ये सब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो एक ऐसा आदमी था जो कि रक्त और लोहे की नीति का समर्थक था। इट मीन्स वो युद्ध और सैनिक ताकत के दम पर राष्ट्र का एकीकरण और राष्ट्र को आगे ले जाने की बात सोचता था। वो जनता की भावनाएं या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। और बिस्मार्क ऐसा था कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी अगर अवैध कार्य भी करना हो तो उसमें भी वो हिचकता नहीं था। और इस तरह प्रसा की जो सैनिक शक्ति थी उसमें वृद्धि कर तथा कूटनीति का सहारा लेकर उसने जर्मन राज्यों का एकीकरण करना शुरू कर दिया। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने 3 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो 3 लड़ाइयाँ क्या थी। पहली लड़ाई थी डेनमार्क से युद्ध, जो कि 1864 ईस्वी में हुआ था। तो सर्वप्रथम बिस्मार्क ने अपनी शक्ति का जो एहसास कराया वो डेनमार्क को ही कराया। तो डेनमार्क में जो दो राज्य थे स्लेस्विग और हॉल्स्टीन, इन पर डेनमार्क का एक तरह से प्रभाव था, लेकिन डेनमार्क कभी भी इनका पार्ट नहीं था उस समय तक। तो उस समय डेनमार्क में भी एक ऐसी भावनाएं उफान मार रही थी। वहाँ की जनता ये चाहती थी कि जो स्लेस्विग और हॉल्स्टीन नाम का प्रदेश जिसपे एक तरह से डेनमार्क का प्रभाव है उसको अपने पूरे पार्ट उसको बना लिया जाए, उसको एक तरह से डेनमार्क का हिस्सा बनाया जाए। तो उस समय क्या हुआ कि 1863 ईस्वी में डेनमार्क के जो शासक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन दशम, उन्होंने क्या किया कि एक घोषणा कर दी कि इसको जो स्लेस्विग और हॉल्स्टीन नाम के जो प्रदेश हैं ये अब से डेनमार्क का हिस्सा हैं। लेकिन यह जो अनाउंसमेंट था यह एक तरह से उस समय का जो लंदन प्रोटोकॉल जो कि 1852 में साइन किया गया था, इसका एक तरह से इसकी अवहेलना कर रहा था। उस समय जो लंदन प्रोटोकॉल था 1852 का, उसके अनुसार यह था कि जो स्वतंत्र राज्य हैं उन पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है।
तो यह एक तरह से डेनमार्क द्वारा उसकी अवहेलना की जा रही थी। तो और इसके बाद जो प्रसा के शासक विलियम प्रथम और जो वहाँ के चांसलर बिस्मार्क थे, उनको एक अच्छा अवसर मिल गया डेनमार्क के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने का। वो तो चाह ही रहे थे कि किसी तरह से स्लेस्विग और हॉल्स्टीन नाम के जो प्रदेश हैं उनको हम अपने इसमें मिला लें, क्योंकि स्लेस्विग जो जनता थी उसमें लगभग आधे से ज़्यादा लोग जर्मन बोलते थे, और जो हॉल्स्टीन के लोग थे वो भी जर्मन बोलते थे, कुछ जो आधे थे वो डेन बोलने वाले लोग थे। तो प्रसा ये चाहता था कि जर्मन बोलने वाले लोग हैं तो इन राज्यों को हम अपने क्षेत्र में मिला लें, और फिर यहीं से शुरुआत होता है डेनमार्क के युद्ध। लेकिन बिस्मार्क था बहुत चालाक आदमी, वो जानता था कि हम अकेले अगर डेनमार्क के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हमारे खिलाफ आवाज़ें उठेंगी, और फिर उसने जो लंदन प्रोटोकॉल 1852 का बहाना लेते हुए ऑस्ट्रिया को अपने साथ में ले आया, और ऑस्ट्रिया भी चाहता था कि जो जर्मन जनता है उसके बीच में उसका प्रभाव कम ना हो जाए, इसके लिए वो प्रसा का साथ देने के लिए तैयार हो गया। और फिर दोनों ने मिलकर जो डेनमार्क है उसके अगेंस्ट में युद्ध की घोषणा कर दी, और इसके कारण 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया गया, जिसमें डेनमार्क पराजित हुआ और उसने आक्रमणकारियों से फिर एक समझौता किया। और इसके अनुसार स्लेस्विग हॉल्स्टीन के साथ साथ लायनबुर्ग, ये आप देख रहे होंगे कि लायनबुर्ग नाम का जगह है, इसको भी प्रसा और ऑस्ट्रिया को सौंपना पड़ा डेनमार्क द्वारा। तो इस तरह से डेनमार्क को काफ़ी नुकसान हुआ इसमें। अब आपको मैं मैप में दिखाता हूँ कि स्लेस्विग और हॉल्स्टीन हैं कहाँ पे। दोस्तों जैसा देख रहे हैं ये है यूरोप का नक्शा, ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, ये है डेनमार्क। अब आपको दिखाते हैं कि हॉल्स्टीन और स्लेस्विग कहाँ पे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि ये जर्मनी का पार्ट है, लेकिन उस समय ये डेनमार्क का पार्ट हुआ करता था। तो ये आप देख रहे हैं ये है स्लेस्विग, ये जो एरिया दिख रहा है डॉटेड रेड डॉटेड में, ये है स्लेस्विग हॉल्स्टीन नाम की जगह है, जिसको कि उस समय युद्ध करके प्रसा ने अपने प्रभाव में, अपने एक तरह से प्रभाव के क्षेत्र में ही ले लिया। तो डेनमार्क के युद्ध हार जाने के बाद उसको स्लेस्विग हॉल्स्टीन और लायनबर्ग देना पड़ा प्रसा और ऑस्ट्रिया को। लेकिन जब इसके बीच क्या हुआ कि गेस्टीन का एक समझौता हुआ, जो कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ, क्योंकि ये दोनों ने डेनमार्क के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दोनों आपस में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो इस समझौते के अनुसार स्लेस्विग और हॉल्स्टीन के प्रदेश डेनमार्क से ले लिए गए, लेकिन लूट के माल का जो बंटवारा था उसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया अपनी आंतरिक स्थिति में थोड़ा उलझा हुआ था, इसलिए वो लड़ के लेना नहीं चाहता था। तो दोनों समझौता करते हैं ऑस्ट्रिया और प्रसा, जिसमें कि जो स्लेस्विग है वो उस 14 अगस्त 1865 को ये समझौता होता है, जिसमें स्लेस्विग प्रसा को दे दिया जाता है और हॉल्स्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। लेकिन लायनबर्ग जो था उसको प्रसा ने पैसे देकर, मतलब एक तरह से ऑस्ट्रिया को पैसे देके उसका मूल्य देके खरीद लिया। लेकिन जो बिस्मार्क था वो ये जानता था कि मुझे ऑस्ट्रिया को कभी न कभी इस जर्मन साम्राज्य या जर्मन संघ से बाहर फेंकना ही है। तो वो इस जो संधि हुई है, जो समझौता हुआ, उसको कभी अंदर से वो मन से मानता नहीं था कि कोई समझौता है, और वो ये सोचता था कि प्रसा इसके लिए बाध्य नहीं है कि इसको माने, और इसकी अवहेलना कभी भी की जा सकती है। दोस्तों बिस्मार्क ने उसी समय से ऑस्ट्रिया के ऊपर उससे युद्ध लड़ने और उसको जर्मन संघ से बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर उसने ये सोचा कि अगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ हमने युद्ध छेड़ा तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है वो हमारे खिलाफ भी हो सकती है। तो उसने कूटनीतिक चाल चलनी शुरू की, और वो जानता था कि जो ब्रिटेन है वो एक तरह से एकाकीपन का अपना सिद्धांत लेके वो चल रहा है, और रूस जो था वो बिस्मार्क का दोस्त था, और जो इटली था उससे उसने संधि कर ली। और उसमें ये हुआ कि जीतने के बाद हम आपको वेनेसिया नाम का जो प्रदेश है वो आपको देंगे। तो इस तरह से इटली भी प्रसा के प्रभाव में आ गया, और बिस्मार्क उसको अपने मन मुताबिक मना लिया। और जब फ्रांस की बात आई तो फ्रांस ये चाहता था कि प्रसा और ऑस्ट्रिया लड़ेंगे तो इनकी लड़ाई लंबी जाएगी, जिसके चलते ये दोनों कमज़ोर होंगे, और इससे फ्रांस की जो वर्चस्व वाली बातें हैं वो बनी रहेंगी, और फ्रांस इसमें अपना फ़ायदा देखते हुए उसने प्रसा का साथ देने का निर्णय लिया, या एक तरह से न्यूट्रल रहने और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में वो आराम से बैठ गया। उसको लगा कि चलो अच्छा है, ये दोनों लड़ेंगे और खुद ही कमज़ोर होंगे।
फिर आगे प्रसा को एक तरह से सभी से आश्वासन मिल ही गया था और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बस एक देरी थी। और फिर इस तरह से 1866 ईस्वी में प्रसा को यह पहला अवसर मिला और उसने जो हॉलस्टीन जगह थी उसको लेकर दोनों युद्ध में आ गए और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए प्रसा ने सेडोवा नाम के मैदान में युद्ध 7 हफ्तों तक लड़ाई लड़ी गई और इसमें ऑस्ट्रिया जो है वो पराजित हो गया। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद फिर प्राग की संधि, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्राग की संधि की गई और इसके अनुसार कुछ शर्तें थी इसमें, वो आगे आपको बताते हैं। अब प्राग की संधि की जो शर्तें थी उसमें पहली शर्त थी कि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जो जर्मन संघ अभी तक बना हुआ था वह समाप्त कर दिया गया और स्लेस्विग और हॉलस्टीन प्रसा को दे दिए गए, जो कि पहले हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के पास था। युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया स्लेस्विग दोनों ही प्रसा के पास चले गए और दक्षिण के जो जर्मन राज्यों की स्वतंत्रता को मान लिया गया और वेनेसिया को इटली को दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को युद्ध का हर्जाना भी प्रसा को देना पड़ा। अब आता है जर्मन राजसंघ की स्थापना। तो जैसा कि ऑस्ट्रिया का वर्चस्व एक तरह से समाप्त ही कर दिया था प्रसा ने उस युद्ध के बाद, जो बिस्मार्क है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी बन गया, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के उभरा पूरे यूरोप में और प्रसा का प्रभाव एक तरह से पूरे यूरोप में बढ़ गया है। और इस प्रकार इस युद्ध में प्रसा को बहुत लाभ भी हुआ और हैनोवर, हेस-केसल, नासो और फ्रैंकफर्ट प्रसा के राज्य में शामिल कर लिए गए। इसके बाद उसने जर्मन राज्यों का नए सिरे से अपने नेतृत्व में संगठित करने का भी प्रयास किया, किंतु जो दक्षिण राज्यों के विरोध के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पाया और ऐसी स्थिति में यह उचित समझा गया कि 4 दक्षिण जर्मन राज्यों को छोड़कर, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बवेरिया, बुटमबर्ग, बादेन और हेंस, ये 4 ऐसे राज्य थे, जर्मन भाषी राज्य थे, जो कि जर्मनी जो प्रसा था उसके कंट्रोल में नहीं आना चाह रहे थे। वो जर्मन संघ का हिस्सा तो जरूर थे लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे। तो लेकिन प्रसा उस समय ये चाह रहा था कि इनको हम अपने कंट्रोल में ले लें। तो बिस्मार्क इसके लिए फिर सोचना शुरू किया कि कैसे किया जाए। तो इस प्रकार उसने उत्तरी जर्मनी राज्यों का गठन कर लिया जिसमें कि 21 राज्य शामिल थे और इस नवीन संघ का अध्यक्ष प्रसा को बना दिया गया और बिस्मार्क इस संघ का प्रथम चांसलर बना दिया गया। वह वहाँ गठित होने वाली सभी संघीय परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया और एक परिषद बनाई गई जिसमें कुल 43 सदस्य थे, जिसमें 17 सदस्य प्रसा के ही थे। संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रसा के राजा को अनेक महत्वपूर्ण कार्यों जैसे युद्ध एवं संधि को संपादित करने का अधिकार प्रसा का जो राजा, जिसका नाम विलियम प्रथम था, उसके पास था। और दूसरी सभा का नाम लोकसभा था, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार के अनुसार जनता द्वारा चुने जाते थे। हालांकि बिस्मार्क ऐसे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी उस समय जनता की भावनाएं वैसी थी तो उसको करना पड़ा। उधर जो ऑस्ट्रिया का और प्रसा का युद्ध हुआ तो दोस्तों वो 7 हफ्ते में ही ख़त्म हो गया। तो इससे फ्रांस काफ़ी मतलब एक तरह से सदमे में चला गया कि जहाँ की वो सोच रहा था कि ये युद्ध लंबा जाएगा और दोनों आपस में लड़के एक दूसरे को कमज़ोर करेंगे, वैसा हुआ नहीं। और फ्रांस अपने आप को एक अपमानित महसूस कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि प्रसा का वर्चस्व अब उसके लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। तो और इसी समय फिर फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः जीवित करने के लिए फ्रांस की सीमा को राइन नदी तक एक तरह से बढ़ाने के बारे में उसने सोचना शुरू किया। लेकिन इस कार्य में वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि बिस्मार्क अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा फ्रांस की हर कोशिश को असफल कर दे रहा था। नेपोलियन ने उस समय जो हॉलैंड से लग्जमबर्ग लेना चाह रहा था क्योंकि लग्जमबर्ग उस समय हॉलैंड के कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन बिस्मार्क के विरोध के कारण भी ये संभव नहीं हो पाया। इन दोनों के बीच मतलब फ्रांस और प्रसा के बीच एक तरह से कटुता बढ़ती जा रही थी और उधर प्रसा भी चाह रहा था कि फ्रांस से युद्ध लड़कर इसको हराकर जो दक्षिण जर्मन जैसे बवेरिया और ये सब जो 4 राज्य थे उनको जब फ्रांस हार जाएगा तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा और वो ज़बरदस्ती उसको जर्मनी का पार्ट बना लेगा। तो वो भी चाह रहा था कि युद्ध में एक तरह से फ्रांस को लड़के हराया जाए। और इस तरह फिर जो फ्रांस और प्रसा के जो उस समय के न्यूज़पेपर्स होते थे वो एक दूसरे के खिलाफ खूब जहर उगलना शुरू कर दिए और स्थिति को इतनी कटु बना दिए कि युद्ध एकदम मतलब अब अनिवार्य हो गया था। फिर दोस्तों इसी बीच एक घटना घटती है स्पेन की राजगद्दी का मामला। स्पेन जो कि आपको मैं मैप में दिखाता हूँ कि स्पेन कहाँ पे है। ये है यूरोप का मैप। इसमें आप देखेंगे ये है फ्रांस
और यहाँ है जर्मनी, स्पेन है यहाँ पे दोस्तों, फ्रांस के जस्ट बगल में। तो यहाँ पे उस समय राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसके लिए जनता में विद्रोह हो गया और वहाँ की जो रानी थी उनके खिलाफ जनता एक तरह से विद्रोह कर दी और जनता चाहती थी कि ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी प्रसा का कोई राजकुमार यहाँ का शासक बने। जैसा कि मैंने बताया 1863 में स्पेन की जनता ने विद्रोह करके रानी इसाबेल द्वितीय इनको वहाँ से देश से निकलने पर मजबूर ही कर दिया है और उस स्थान पर प्रसा के सम्राट के रिश्तेदार लियोपोल्ड को वहाँ का नया शासक बनाने का विचार किया है। नेपोलियन इसके लिए तैयार नहीं था, फ्रांस इसका विरोध कर रहा था क्योंकि ऐसा होने पर स्पेन पर भी प्रसा का ही प्रभाव हो जाता और फ्रांस दोनों तरफ से, प्रसा और स्पेन दोनों तरफ से एक तरह से प्रसा के ही प्रभाव के दोनों देशों से घिर जाता है। तो उसने इसके लिए बोला कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो प्रसा ने इसका आश्वासन दिया कि ठीक है, हाँ, कोई भी प्रसा का राजकुमार स्पेन का शासक नहीं होगा। और यह नेपोलियन की मनमानी और प्रसा का एक तरह से अपमान भी था क्योंकि एक तरह से फ्रांस अपना ज़बरदस्ती कर रहा था। तो इस घटना के कारण बाद में स्थिति ऐसी हुई कि 15 जुलाई 1870 ईस्वी में फ्रांस ने प्रसा के खुद ही युद्ध छेड़ दिए। लेकिन क्या हुआ कि यह युद्ध सीडान के मैदान में लड़ा गया और इसमें नेपोलियन तृतीय पराजित हो गए और जर्मन सेना फ्रांस के अंदर तक घुस गई और 20 जनवरी 1871 ईस्वी को पेरिस के पतन मतलब फ्रांस के राजधानी तक प्रसा या जर्मनी की जो सेना है वो घुस गई और यहाँ पे फिर दोनों के बीच एक संधि होती है जिसको फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। और इनकी कुछ शर्तें थी। फ्रैंकफर्ट में जब संधि हुई तो अब तो एक तरह से जर्मनी या आप कह लें बिस्मार्क जो है वो फ्रांस को, जो सबसे ताकतवर उस समय यूरोप की सत्ता थी, उसको भी हरा चुके थे। तो अब फ्रांस को अल्सास लॉरेन जो नाम का प्रदेश था उसको प्रसा को सौंपना पड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्सास लॉरेन है कहाँ। दोस्तों ये है यूरोप का मैप जिसमें कि आप देख रहे हैं ये जो जगह है, ये जो रेड इसमें दिख रहा है, ये है अल्सास लॉरेन। ये जगह ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जगह है अल्सास लॉरेन जिसको फ्रांस को गंवाना पड़ा उस युद्ध के बाद। और फ्रांस को युद्ध के हर्जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड भी जर्मनी को देना पड़ा और हर्जाने की अदायगी तक ये कंडीशन भी रखा गया कि जर्मनी की जो सेना होगी वो फ्रांस में बनी रहेगी, यानी कि फ्रांस में बैठी रहेगी। सोचिए कितना शर्मनाक, कितना अपमानजनक ये संधि हुई थी और जिसके कि दूरगामी परिणाम भी आएंगे क्योंकि भाई फ्रांस की जनता जो है वो तो अपमानित महसूस करेगी ही और इसके कारण ही फ्रांस और जर्मनी के बीच एक तरह से दुश्मनी बनी रही, इसकी जड़ें मजबूत होती रहीं। फिर आता है जर्मन साम्राज्य का गठन। तो सीडान के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के जो 4 राज्यों जिनका नाम बवेरिया, बादेन, वुर्टमबर्ग और हेंस था, उनको जर्मन संघ में शामिल कर उसे जर्मनी का एक तरह से पार्ट बना लिया गया। और इसके बाद ही जो सीडान का युद्ध हुआ, फ्रांस की हार हुई, अपना जो अल्सास लॉरेन प्रदेश था वो फ्रांस को गंवाना पड़ा और जो 4 दक्षिण जर्मनी के राज्य हुआ करते थे, बवेरिया, बादेन, वुर्टमबर्ग और हेंस, फिर जर्मनी ने पूरी तरह से इन सबको अपने साम्राज्य में मिलाया और अब जाके जर्मन साम्राज्य जो कि आज का जर्मनी है उसके रूप में इसका निर्माण उस समय 1871 में किया गया। और इस जर्मन साम्राज्य का जो शासक बनाया गया वो प्रसा का जो राजा विलियम प्रथम था, उसी को इस एकीकृत जर्मनी का शासक बनाया गया और 18 जनवरी 1871 में विलियम प्रथम शासक बना और जो बिस्मार्क थे वो यहाँ के चांसलर या आप कहिए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल में मैंने इस चीज़ को बनाया है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे एक बूस्टअप मिलता है कि मैं कोई और टॉपिक पे फिर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।